हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और नई नई चीज़ें आपने सीखी होंगी। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ईडियम्स और एक्सप्रेशंस इस वीक आपको देने वाला हूं। तो ये सेकंड वीडियो आपका और सेकंड सेशन आपका ईडियम्स और एक्सप्रेशन पे ही है। पहला आई एम श्योर आपने बहुत पसंद किया होगा। ठीक है, और देखते हैं क्या इसमें नया है। और सबसे पहले तो है ना, पिछले सेशन में जितने मैंने आपको ईडियम्स बताए थे एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला है अ बैक स्लाइडर। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? हु इज अ बैक स्लाइडर? जो हमेशा है ना नेगेटिव बातें करता है, एक लेजी व्यक्ति है, इरिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, जिस पर आप किसी भी है ना सिचुएशन को बेहतर करने के लिए कभी भी लुक अप नहीं करेंगे, कभी भी उसकी तरफ देखेंगे नहीं। आप उसे किसी भी केस में आइडल नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना। और कभी भी आप ये ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति आपको बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है। ओके, ही इज अ बैक स्लाइडर। अभी आप एक स्लाइड बना लीजिए। ठीक है, अपने माइंड में एक स्लाइड बना लीजिए। ये कैसी ये छोटी है। ठीक है, यहाँ आपको पहुंचना है और आप यहाँ पे कहीं खड़े हुए हैं। ठीक है, आप चार पांच लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, और इसमें से ये रहे आप, और आप कह रहे हैं कि यार ये छोटी ना चढ़ी जा सकती है। ठीक है, तो आपके फेवर में ये भी हो गए, आपके फेवर में ये भी हो गया, आपके फेवर में ये भी हो गया। लेकिन ये एक भाई साहब हैं, ये बोलते हैं यार अगर ऊपर चढ़ेंगे तो जितनी रफ्तार से ऊपर चढ़ेंगे, है ना, चांसेस हैं कि उतनी रफ्तार से हम नीचे आ जाएं और हम फिर अपने है ना हाथ पांव तुड़वा बैठेंगे। तो क्या फायदा ऊपर चढ़ने का, रहने दो, घर चलते हैं। ठीक है, तो देखो ये नहीं कह सकते कि जो वो कह रहा है गलत है, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो ग्रोथ को रोक रहा है किसी नेगेटिविटी के साथ में। ठीक है, और जितने भी माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, वो कभी उन्हें नहीं पता होता है क्या ये माउंटेन से गिर सकते हैं, या उनको ये नहीं पता कि माउंटेन से कितने लोग गिर चुके हैं। माउंट एवरेस्ट जो है ना, सबके जितने माउंटेनर्स होते हैं सबका ख्वाब होता है कि एक बार कम से कम माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। और है ना, लोग ट्राई भी करते हैं, हर साल ट्राई करते हैं, हर बार उसमें से बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन क्या ये बात किसी को डीमोटिवेट कर सकती है? हाँ कर सकती है, उसी को कर सकती है जो कि एक बैक स्लाइडर हो। ठीक है, जो व्यक्ति बैक स्लाइडर होगा ये उसी को डीमोटिवेट कर सकती है। लेकिन इन जनरल जो भी माउंटेनर्स होते हैं उनको कभी बात डीमोटिवेट नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं। बैक स्टैबर। हु इज अ बैक स्टैबर? स्टैब का मतलब बताया था मैंने आपको। स्टैब माने होता है खंजर घोंपना, और बैक का मतलब हो गया पीठ। तो पीठ में खंजर घोंपना, इसका मतलब हो गया बैक स्टैबर माने पीठ में खंजर घोंपने वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बैड ओमेन। ऐसा ऐसी कोई चीज जिससे आपको भविष्य में आने वाले किसी खतरे या फिर ना प्रॉब्लम के चिन्ह दिख जाए, है ना, उसे बोलते हैं बैड ओमेन। नेक्स्ट अ बेकर्स डजन। इसमें संख्या 13 हो, बेकर्स डजन। अ बॉल पार्क फिगर, यानी पार्क डिफाइन कर लीजिए। बॉल मतलब एक शेप गोल है, वो कोई आपसे पूछ रहा है बताइए इसमें कितने लोग बैठे होंगे, तो आप अंदाजा ही दे सकते हैं, गिन थोड़े सकते लोगों को। तो वो हो गया है ना अप्रोक्सीमेट नंबर। नेक्स्ट है बेयर फेस लाई। ठीक है, अब यहाँ पे बेयर फेस लाई का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल साफ साफ मुंह पे झूठ बोल दिया। अब बी इनर बोनेट, बिल्कुल परेशानी में, तनाव में। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। अगर आपके पास दो चिड़िया हैं जो बुश में हैं और आपके हाथ में एक चिड़िया है तो वो बेहतर है, क्योंकि ये सर्टेन है और वो दो चिड़िया जो है वो अनसर्टेन। देन अ बिट बियॉन्ड माई कैन, आपका लेवल जो है उसके बियॉन्ड को चला जाता है, तो आप उसे बोल सकते हैं अ बिट बियॉन्ड माई कैन। फॉर एग्जाम्पल फॉर मेनी टू अंडरस्टैंड ईडियम्स विदाउट नोइंग देम। कोई इस कन्वर्सेशन का पार्ट है, कन्वर्सेशन चल रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज कन्वर्सेशन, बट ही इज यूजिंग ईडियम्स, वो मुहावरे यूज कर रहा है और आपको कोई आइडिया ही नहीं है मुहावरे क्या है, तो दस कन्वर्सेशन मे गो अ बिट बियॉन्ड योर कैन। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। अ बिट डाइसी माने कुछ ऐसा है जिस पे आप पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने रिवीजन कर लिया है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्या है हमारे पास में। तो मैं फिर आपके सामने 10 लेकर आया हूँ, है ना। 10 करके चलेंगे और 70-80 तो इस वीक में आपके हो जाएंगे, क्योंकि 10 तो पहले ही मैंने कर लिए, अब आज के 10 आपके और हो जाते हैं। ठीक है, और आई एम श्योर आप इनको यूज भी कर रहे होंगे। लेट्स बिगिन। अ बिट डॉजी। तो डेफिनेशन है डिसऑनेस्ट, ट्रिकी, डाइसी, डूबियस, चांसी और रिस्की। कोई ऐसी चीज है जो बेईमानी भरी है, वो ट्रिकी है ना, उसमें ट्रिक है, कोई जालसाजी हो सकती है। डाइसी है ना, पूरी तरह से विश्वास आप उस पर नहीं कर सकते हैं। डूबियस माने कंफ्यूजिंग हो गया, चांसी रिस्की माने
एक मौका आप ले रहे हैं एक रिस्क के फॉर्म में, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, आई वुडंट इन्वेस्ट मनी इन एनी ऑफ दोज पिरामिड स्कीम्स, दे ऑल सीम अ बिट डॉजी टू मी, ठीक है। मैं उनमें उन पिरामिड स्कीम्स में पैसा नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो मुझे डॉजी दिखाई देते हैं। It's a bit risky to deposit money offshore in the hands of total strangers. It sounds a bit dodgy to me. कि मैं है ना स्ट्रेंजर्स के हाथ में कैश फॉर्म में, ऑफशोर का मतलब हो गया कैश मनी डिपॉजिट नहीं करूंगा क्योंकि वो मुझे बड़ा डॉजी साउंड करता है, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं इसको। पिरामिड स्कीम्स क्या होती हैं? पिरामिड स्कीम एक पिरामिड ट्रायंगल के फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने बना लिया है एक ट्रायंगल, ठीक है। और आप यहाँ पे हैं और आपसे एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि आप लोगों को एक आइडिया, कोई प्रोडक्ट आप शेयर करेंगे उसके साथ में, है ना। और ये आइडिया शेयर करते जाएंगे और आगे चलते चलते आपके नीचे जितने लोग आइडिया सुन चुके हैं या आइडिया को है ना समझ चुके हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। और जिस फॉर्म में दिखाई दे रहा है इस वक्त वो क्या है? वो एक पिरामिड स्कीम का पार्ट है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट मार्केटिंग भी कहते हैं, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर MLM भी कहते हैं, ओके, या नेटवर्क मार्केटिंग भी इसको कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे 10 साल पहले पुरानी बात करूं तो 10 साल पहले, ठीक है ना, इतनी कंपनीज थी, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वर्ल्ड ओवर हो, ठीक है ना। उन्होंने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा पैसे कमाने का, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये तो कितना अच्छा तरीका है कि मैं लोगों के पास जाऊंगा, लोग विश्वास तो कर ही रहे हैं और मेरा भी काम चल जाएगा। तो वो क्या थे? वो लेकर आए थे स्कैम स्कीम, ठीक है, या स्कीम स्कैम कह सकते हैं। वो लेकर आए थे स्कीम स्कैम। स्कैम क्या होता है? फ्रॉड होता है ना। हाँ, तो वैसी स्कीम लेके आए थे जो फ्रॉड थी। होता क्या, ये कंपनीज जो आती हैं जो आपको ठगने के उद्देश्य से आती हैं, इनकी एक डेट वैल्यू होती है, इनकी एक्सपायरी डेट होती है जो ये पहले से तय करके आते हैं। हो सकता है कि लोगों की संख्या हो या हो सकता है वो डेट हो। मान लीजिए कि उन्होंने सोचा होगा कि जब मेरे है ना इस टीम में, इस पिरामिड में 10,000 लोग हो जाएंगे मेरे नीचे, तो मैं ये स्कीम जो है अपनी फिनिश कर दूंगा, बिना किसी को बताए वहां से भाग जाऊंगा। या मान लीजिए उन्होंने 1 जनवरी को इसको है ना स्टार्ट किया, उन्होंने बोला कि 31 दिसंबर, ठीक है, को मैं इसको बंद कर दूंगा, चाहे मुझे फायदा हो चाहे नुकसान हो। तो क्या करेगा वो? आपको बिना बताए आपको लगेगा प्रॉफिट हो रहा, पर एक दिन आपको घाटा होगा उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अ बिट डॉजी। नेक्स्ट, अ बिट मच। अ बिट मच, अ बिट मच का डेफिनेशन देखते हैं। ओवर एग्जैजरेटेड, ओवर स्टेटेड, टू फ्लैशी या ओवर द टॉप, ठीक है। किसी भी सिचुएशन, किसी भी पर्सन, किसी भी थिंग को अगर आपने एस्टिमेट किया या उसके बारे में कोई बात बताई जो ज़रूरत से ज़्यादा थी ना, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के आपने बातें बताई, तो उसका बोल सकते हैं अ बिट मच, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई फाउंड द एक्विजिशंस इन योर स्पीच टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर अ बिट मच, अ बिट ओवर द टॉप आई वुड से, ठीक है। कि आपने जो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो एक्विजिशंस आपने लगाए, जो आरोप आपने लगाए हुए हैं, वो कुछ ज़्यादा ही है। अ बिट ओवर द टॉप, कुछ ज़्यादा ही आपने कर दिया है, ऐसा मैं कहूँगा। फिर अपियरिंग इन कोर्ट विद पिंक हेयर एंड अ रिंग इन योर नोज बिफोर द जज वॉज अ बिट मच, कि आप जज के सामने है ना पिंक बालों के संग आ गए, आपकी नाक में एक रिंग भी पड़ी हुई है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, एग्जैजरेशन कर दिया है? आप नॉर्मल तरीके से भी तो आ सकते थे, है ना। तो नॉर्मल से अब नॉर्मल कह सकते हैं अ बिट मच को, ओके। हम शॉर्ट समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अ बिट ऑब्ट्यूज, ओके। ऑब्ट्यूज का रिलेशन जनरली स्ट्रेंज के साथ में होता है। आइए देखते हैं। अ लिटिल डल एंड स्टूपिड, इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अ बिट थिक, स्लो विटेड, अ लिटिल टू डम टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे हम बेवकूफ़ी की बात कर सकते हैं कि थोड़ा डल है, बेवकूफ़ है ना। अंडरस्टैंडिंग के लिए इनकेपेबल है, माने सक्षम ही नहीं है अंडरस्टैंड करने के। अब थिक है, ठीक है। इसके लिए एक मुहावरा होता है, थिक इन दी हेड, मतलब दिमाग, कहते हैं ना मोटी बुद्धि का व्यक्ति, ठीक है। मोटी बुद्धि क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को समझने में, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को समझने में भी बहुत समय ले लेता है, या हो सकता है उसको समझ में ही ना आता हो, है ना। स्लो विटेड, है ना, उसकी बुद्धि जो है वो स्लो वर्क करती है। अ लिटिल टू डम, कुछ ज़्यादा ही डम है, इतना डम कोई कैसे हो सकता है, ठीक है। और देखो जनरल अगर मैं बात बताता हूँ तो इंटेलिजेंस जो है वो टाइम टू टाइम और पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप उस
सेक्टर में, उस फील्ड में अगर आपसे कोई मैं आपको टर्म बताता हूँ या कोई आपको मैं बात बताता हूँ तो यू वुड बी वेरी क्विक टू अंडरस्टैंड दैट। अब बहुत जल्दी समझ लेंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। और मान लीजिए इंजीनियर बैठा हुआ है, उसको मैं इंजीनियर वाले टर्म्स यूज़ करूँगा या उस लेवल की बातें करूँगा तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक इंजीनियर के पूरे क्राउड में मैं एक डॉक्टर को छोड़ दूँ, या डॉक्टर से भरे क्राउड में मैं एक इंजीनियर को छोड़ दूँ, तो हम श्योर कि उस जगह पे वो डॉक्टर और उस जगह पे वो एक इंजीनियर डम दिखाई देगा, क्योंकि उसको समझ ही में नहीं आ रहा होगा कि ये सब क्या बातें कर रहे हैं, उसके सब कुछ सर से जा रहा होगा। तो आप कह सकते हैं ये पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस और थिंग टू थिंग वैरी करता है, ठीक है। आइए देखते हैं। आई डिडंट अंडरस्टैंड यू, आई मस्ट बी अ बिट ऑब्ट्यूज, कैन एक्सप्लेन इट टू मी अगेन। कि मेरे समझ में नहीं आया कि आप जो कह रहे हो, ठीक है। आई मस्ट बी अ बिट ऑब्ट्यूज, कि मैं थोड़ा सा ऑब्ट्यूज हूँ, कि आप मुझे फिर से समझा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, आप मुझे है ना मौका एक दूसरा दें समझने का, क्या पता मैं समझ पाऊँ। यू मस्ट बी अ बिट ऑब्ट्यूज इफ यू कांट इवन अंडरस्टैंड हाउ टू फॉलो सिंपल ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस। अगर सिंपल ऑर्डर्स और डायरेक्शंस आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप हो सकते हैं थोड़े से ऑब्ट्यूज, ओके। तो I'm श्योर ये भी आसानी से आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अ बिट आउट ऑफ इट, एग्जाम्पल डेफिनेशन, mentally out of contact with the world, not quite all there, not with it, out of the picture। ठीक है कि यहाँ पे हम फिजिकल आउट ऑफ प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं, मेंटल आउट ऑफ प्लेस की बात कर रहे हैं कि मैं शारीरिक रूप से तो आपके साथ में हूँ, ठीक है। जैसे बहुत से लोग मेरा वीडियो ये इस वक्त देख रहे होंगे, ठीक है। तो जब वो वीडियो चला रहे होंगे इस टाइम, तो हो सकता है वो किसी से बात भी कर रहे हो सकता है बगल में दूसरे फ़ोन पे, हो सकता है ये लैपटॉप में चल रहा हो, फ़ोन पे अपना फेसबुक या व्हाट्सएप चला रहे हो। तो दे आर फिजिकली बट नॉट मेंटली, है ना। और लर्निंग के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, यू हैव टू बी फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट और मे बी इन्वॉल्व इन दैट एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी में अगर आप मेंटली फिजिकली इन्वॉल्व हैं तो आपकी लर्निंग है ना बहुत तेज हो जाती है, बहुत स्विफ्ट हो जाती है। लेकिन अगर मेंटली ही इन्वॉल्व नहीं है तो फिर ये मुमकिन ही नहीं कि आप वहां से कुछ लर्निंग गेन कर पाए, ओके। लेट्स सी द एग्जांपल्स। एक्सक्यूज मी इफ आई डोंट सीम टू बी लिसनिंग टुडे, आई एम अ बिट आउट ऑफ इट बिकॉज ऑफ द ड्रग्स द डॉक्टर गेव मी। देखो ड्रग्स से थोड़ा सा चौंक मत जाना, ठीक है। हमारे इंडिया में मेडिसिन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाकी जगह जनरल यूज मेडिसिन को ड्रग्स भी कहते हैं, ठीक है। ड्रग डीलर मत समझ लेना यहाँ पर, ओके। डॉक्टर की बात हो रही है यहाँ पर। तो उसने बोला कि प्लीज़ मुझे क्षमा करें कि हो सकता है कि मैं इस वक्त सुन नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ इट हूँ, क्योंकि मैं मुझे जो दवा दी है डॉक्टर ने उसकी वजह से। नेक्स्ट है, माई गर्लफ्रेंड हैज जस्ट ब्रोकन ऑफ विद मी, आई कांट कंसंट्रेट ऑन माई वर्क, आई एम अ बिट आउट ऑफ इट। भाई इससे तो बहुत लोग रिलेट करेंगे, ठीक है। लड़के लोगों को तो गर्लफ्रेंड लिखा ही हुआ है, पर लड़कियां लोग इसमें बॉयफ्रेंड वर्ड यूज़ कर लें, ठीक है। कि जिन्होंने भी ब्रेकअप किया है रिसेंटली, माफ़ कीजिए अगर आपके संग ऐसा हुआ है तो, ठीक है। तो वही बात समझ पा रहे होंगे कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। सो दे विल बी अ बिट आउट ऑफ इट, ओके। लेट्स मूव अहेड। देन 5, ब्लड सकर, अ ब्लड सकर, ठीक है। वर्ड से दिखाई दे रहा है खून चूसने वाला, ओके। लेट्स सी द डेफिनेशन। जस्ट एज अ लीच स्टिक्स टू यू एंड सक्स योर ब्लड, सो अनदर पर्सन मे बी सेड टू स्टिक टू यू लाइक अ पैरासाइट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन पर्सनल गेन एंड बेनिफिट। लीच क्या होती है, जोक, ठीक है। लीच को जोक कहते हैं हिंदी में। तो जोक क्या करती है, अगर आपके बॉडी में चिपक जाए तो उसका काम होता है खून चूसना। छोटी सी अगर वो होगी तो खून चूस चूस के वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे जोक जो है, लीच जो है आपसे चिपक जाती है और आपका ब्लड सक करती है, चूसती है, उसी प्रकार से कोई दूसरा व्यक्ति है जो आपके संग चिपका हुआ है, बिल्कुल पैरासाइट की तरह, ठीक है। परजीवी की तरह, पैरासाइट माने परजीवी, ताकि वो आपसे पर्सनल गेन माने उसको फायदा हो, उसको बेनिफिट हो, ऐसा वो करना चाहता है, उसको बोलते हैं ब्लड सकर। Example, my first wife drained my bank account just in the way a leech sucks blood from the body. She was a real blood sucker. ठीक है, मेरी वाइफ ने मेरा बैंक अकाउंट पूरा खाली कर दिया, ठीक है। बिल्कुल जिस प्रकार से लीच जो है ब्लड से, बॉडी से ब्लड सक करता है, उसी प्रकार से उसने भी किया, पूरा ही है ना अकाउंट खाली कर दिया, बिल्कुल पैसे चूस लिए, कैसे कहते हैं, कह सकते हैं। तो शी वॉज अ रियल ब्लड सकर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डोंट बी सच अ ब्लड सकर एंड स्टॉप लीचिंग ऑफ योर फ्रेंड्स ऑल द टाइम। ठीक है, बिल्कुल ब्लड सकर की तरह बिल्कुल बर्ताव मत करें, अपने फ्रेंड्स को है ना लीच ऑफ करना बंद कर दें।
ठीक है। लीच ऑफ का मतलब हो गया लीचिंग ऑफ, यहाँ का ये एक फ्रेज हो गया, इसका मतलब हुआ लीच की तरह खून चूसना। ठीक है, हमेशा अपने फ्रेंड्स का खून चूसते मत रहिए, उन्हें थोड़ा देर के लिए अकेला भी छोड़ दीजिए। ओके, लेट्स मूव अहेड। Sixth, a brainwave. Let's see definition. An unexpected clever idea or insight, a stroke of genius, a sudden inspiration. ठीक है, ब्रेन वेव का मतलब हुआ यहाँ पर कि ऐसा आइडिया जो चालाकी से है ना आपने निकाला हुआ है, फिर कह सकते हैं चालाक आइडिया है, काफी स्मार्ट आइडिया है, और जो अनएक्सपेक्टेड था, मतलब उसके है ना होने की उम्मीद नहीं थी। स्ट्रोक ऑफ जीनियस, एक जीनियस का ये है ना एक कदम था, एक सडन इंस्पिरेशन, अचानक से कुछ आपको इंस्पायर कर गया। लेट्स सी द एग्जांपल्स। हु वाज इट हु हैड द ब्रेन वेव टू इन्फ्लेट बिग एयर बलून्स बाय बर्निंग नाइट्रोजन? ऐसा कौन था जिसके मन में ये ख्याल आया कि बड़े बड़े एयर बलून्स में हम नाइट्रोजन भरेंगे और उसमें लोग बैठ के सवारी करेंगे, है ना। ये जिसके मन में आइडिया आया होगा वो क्या होगा उस टाइम, उसके लिए ब्रेन वेव होगा, है ना। लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट एग्जांपल। Einstein was the genius who had the brain wave that the speed of a moving particle in a relative relationship to another moving particle could be measured। कि आइंस्टाइन वो जीनियस थे जिनके पास ये ब्रेन वेव था कि वो स्पीड को है ना कैलकुलेट कर पाए, मेजर कर पाए, जो दूसरे दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट को आप मेजर कर पाए कि उसकी स्पीड क्या है। ओके, लेट्स मूव अहेड। Then seventh, a breath of fresh air. Take definition. Just as we feel better after going outside a stifling, suffocating, boring environment to get a breath of fresh air, so it can be refreshing when someone or something new enters into a stuffy atmosphere। है ना कि जिस प्रकार से है ना किसी स्टिफलिंग माने बिल्कुल एकदम आपको सटाक है, मान लीजिए कमरे में ना जिसमें 10 लोग आ सकते हैं, उसमें मैं 20 लोग भर दूं या 25 लोग भर दूं, 50 लोग भर दूं, तो फिर आप बिल्कुल एकदम से सट जाएंगे, आपको मूव करने की जगह भी नहीं होगी। ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्टिफलिंग। सफोकेटिंग माने दम घुटना हो गया, बोरिंग माने बिल्कुल नीरस, डिसइंटरेस्टिंग। तो ऐसे एनवायरमेंट से आप बाहर निकल जाते हैं, थोड़ी खुली हवाएं पहुंच जाते हैं, क्या करने के लिए, है ना, ताज़ी हवा लेने के लिए। ठीक है, टू गेट अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, सो इट कैन बी रिफ्रेशिंग। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति है या कोई चीज़ है जो उस माहौल में आ जाती है जो बिल्कुल स्टिफलिंग है, सफोकेटिंग है, बोरिंग है, ठीक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, ही इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, इट इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। When young Jane joined the staff, she was like a breath of fresh air in an otherwise stuffy and stagnant atmosphere। कि जेन जो है वो यंग है, उनके आने से पहले जो माहौल था काम ऑफिस का वो स्टैग्नेंट था, बिल्कुल थमा हुआ था स्टफी था, बिल्कुल ना कोई उसमें रस नहीं था, बोरिंग था। उसमें क्या करा उन्होंने कि वो वहां पे बिल्कुल अब ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर बनकर आई। एक और देखते हैं। विद इंक्लूजन ऑफ द न्यू कैबिनेट देयर इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। नई कैबिनेट के आने से, उनके इंक्लूड होने से ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर दिखाई दे रही है। ठीक है, हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके लाइफ में भी ऐसे हो कि जिनको आपको सुनना बहुत पसंद हो, है ना, जिनके चेहरे को देख के ही आपके मन में सुकून सा आ जाता है, तो क्या हो सकते हैं ना, वो आपके लिए हो सकते हैं ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। वो आपके पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकती हैं, है ना, बड़ा भाई छोटा भाई हो सकता है ना, इट कैन बी एनीबॉडी। लेट्स सी अहेड। अ ब्रश विद डेथ। अ ब्रश विद डेथ। ब्रश के दो मतलब होते हैं, एक तो ब्रश जिसे हम पेंट करते हैं वो होता है ब्रश, और ब्रश का मतलब होता है आहिस्ता, मतलब आहिस्ता टच करना, किसी को बहुत हल्का टच करना कि लगभग पता भी ना चले, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, किसी से कंधा सट के निकाल दिया आपने लेकिन टक्कर नहीं हुई, तो क्या बोल सकते हैं, ही ब्रश्ड मी और हिज शोल्डर ब्रश्ड मी, उसका शोल्डर मेरे से ना सट के निकल गया, ऐसे। ठीक है, अब जिन लोग मैथ्स जानते हैं वो टेंजेंट समझ लें इसको, टेंजेंट है ना, सर्कल में टेंजेंट जा रहा है। Let's see the definition. A near accidental encounter with death, an incident in which one comes very close to dying। यहाँ पे डेथ जब वर्ड आ गया ना, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, a near accidental encounter with death। आपकी एक्सीडेंट में एनकाउंटर माने मुलाकात, भेंट हो गई है डेथ के साथ में, लगभग, मतलब हुई नहीं है, लगभग हो गई है। एक ऐसा इंसिडेंट है, ऐसा है ना, ऐसा कोई वाक्य हुआ है आपके साथ में, ठीक है, जहां पे आप मरने ही वाले थे। ठीक है, ऐसा सबके साथ में होता है क्योंकि हम सब एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ना मात्रा में, संख्या में है।
ठीक है ना, और प्लस लोगों को ड्राइविंग की सेंस भी नहीं है, ठीक है। तो कभी वो एकदम पास से गाड़ी निकाल के ले जाते हैं, कभी सामने से एकदम कट मार देते हैं, है ना, बिना इंडिकेटर दिए वो, है ना, मोड़ देते हैं, है ना। कई बार तो हो चुका है ऐसा, मेरे साथ भी, आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है आपके साथ में, इट वॉज अ ब्रश विद डेथ्स, आई फेस मैनी, ठीक है, यू मस्ट हैव फेस मैनी टू। Let's see the examples. While crossing the street in Bangkok yesterday, I had a close brush with death when a speeding motorcyclist severed barely in time to avoid hitting me head on. ठीक है कि जब मैं बैंकॉक की स्ट्रीट में कल जब मैं बैंकॉक की स्ट्रीट में कल क्रॉस कर रहा था, ठीक है, तो मैं, है ना, अब बहुत क्लोज पहुंच गया था डेथ से, जहाँ पे एक मोटरसाइकिल है वो स्पीड स्पीड में आ रहा है, और बिल्कुल इन टाइम सिवियर वहां से मुड़ गया, है ना, मेरे सामने से बिल्कुल मुड़ गया, है ना, वो मुझसे अवॉइड किया उसने कि वो मुझसे टकराने ही वाला था, और उसके पहले उसने मोड़ दिया। तो जब वो सामने आ रहा था तो बिल्कुल मेरा दिल मुंह को आ गया, है ना, इट वॉज अ नियर एनकाउंटर विद डेथ। Next example, when I was mountain climbing, I once had a brush with death when I lost my footing and fell about 45 meters straight down through the air and was only saved by my safety harness. ये देखो मैंने पहले एग्जांपल दिया था ना आपको, a bit dodgy वाला, है ना, या फिर बैक स्लाइडर वाला, तो वहाँ पे आपको मैंने बताया था माउंटेन के बारे में। तो माउंटेन क्लाइंब करते समय, है ना, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, ब्रश विद डेथ, कब, जब मेरा फुटिंग, मतलब मेरी जो पैर की पकड़ है ना, वो क्या हो गई, लॉस्ट हो गई, है ना, मतलब मेरा पैर फिसल गया। आई फेल अबाउट 45 मीटर्स, ठीक है, स्ट्रेट डाउन, बिल्कुल सीधे, 50 कितना 45 मीटर में बिल्कुल सीधे जाने लगा एयर में। और जब मेरा जो सेफ्टी हार्नेस, एक रस्सी होती है उसको हार्नेस बोलते हैं, उसके थ्रू मैं बच पाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9, अ बम स्टीर। Definition: purposely give someone the wrong directions on how to get somewhere or how to do something, give incorrect or wrong information to lead someone on a false trail, to mislead someone by giving bad advice. ठीक है, पर्पसली माने चाहकर किसी को गलत दिशा बता देना, या किसी को, है ना, कहीं पहुंचा देना, टू गेट समवेयर, कहीं पहुंचा देना, और हाउ टू डू समथिंग, कि कैसे कोई काम करना चाहिए, ठीक है। गिव इनकरेक्ट और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है, ताकि वो गलत रास्ते में चला जाए, किसी को मिसलीड करना, गलत भ्रमित दिशा भ्रमित कर देना किसी को, बैड एडवाइस देके, उसको बोलते हैं बम स्टील। लेट्स सी द एग्जांपल्स। फर्स्ट, वी वर अफ्रेड द अदर रैली टीम वुड रीच द डेस्टिनेशन बिफोर अस, सो वी पर्पसली बम स्टीड देम बाय थ्रोइंग देम ऑफ ट्रैक फॉर अ वाइल, कि हम डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी जो दूसरी रैली टीम है, रैली की जो रैली मतलब पता है ना आपको, एक सर्कल बना लीजिए और उसमें 4 लोगों को खड़ा कर दीजिए अलग अलग जगह। अब पहले एक दौड़ेगा, दूसरे को बेटन देगा, दूसरा दौड़ेगा, तीसरे को बेटन देगा, तो एक रैली हो रही है उसमें, ठीक है। तो वो डरे हुए थे कि जो दूसरी रैली टीम है उनसे पहले डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाए, तो क्या किया उन्होंने, जानबूझ के उनको बम स्टील किया, और क्या किया, उनको ऑफ ट्रैक छोड़ दिया कुछ देर के लिए। Next है, my stockbroker foolishly gave me a bum steer on some risky stocks that declined dramatically in market value. मेरा जो स्टॉक ब्रोकर था उसने बड़ी बेवकूफ़ी तरीके से मुझे बम स्टीर कर दिया, और मैंने ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया जो रिस्की थे, और क्या हुआ, मार्केट जो वैल्यू जो है वो ड्रामेटिकली डिक्लाइन, मतलब बड़े नाटकीय ढंग से नीचे की तरह धड़ाम से गिर गई। ओके, लेट्स मूव अहेड। देन 10th, अ बंडल ऑफ एनर्जी। अब ये पढ़ने में ही पॉजिटिव लग रहा है ना, बंडल ऑफ एनर्जी, बंडल माने तो हो गया ना एक झुंड, एक बंडल तो हिंदी वर्ड भी होता है हमारा ना, है ना, तो वहां पे एनर्जी का बंडल सोच के देखिए क्या हो सकता है। लेट्स सी द एग्जांपल, डेफिनेशन, सॉरी, अ पर्सन हु इज पैक्ड फुल ऑफ पावर एनर्जी, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ऊर्जा से भरपूर है, लबरेज है, उसको बोलते हैं बंडल ऑफ एनर्जी। लेट्स सी द एग्जांपल्स। माय लिटिल सिस्टर इज अ बंडल ऑफ एनर्जी हु डज एवरीथिंग शी कैन टू मेक श्योर टू गेट द जॉब गेट, ठीक है, कुछ गड़बड़ मैंने कर दिया यहाँ पर। माई लिटिल सिस्टर इज अ बंडल ऑफ एनर्जी हु डज एवरीथिंग शी कैन टू मेक श्योर टू गेट द जॉब डन, और मेक श्योर द जॉब गेट्स डन, ठीक है, यहाँ पे द गेट नहीं आएगा, टू मेक श्योर द जॉब गेट्स डन। तो मेरी छोटी बहन जो है वो बंडल ऑफ एनर्जी है, जो ये मेक श्योर करती है कि सब काम, है ना, अच्छे से हो जाए, ठीक है, वो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हमेशा रहती है। दूसरा है, माई कैंपेन मैनेजर मैरी हिंज has been a real bundle of energy, the moving force behind our political
सक्सेस। जो मेरी कैंपेन मैनेजर है मैरी हिंस, वो सच में बंडल ऑफ एनर्जी है ना, वो पॉलिटिकल सक्सेस के पीछे का मूविंग फोर्स है, उन्हीं की वजह से सब कुछ चलायमान रहती है। ठीक है, और अपनी लाइफ में आपको भी बंडल ऑफ एनर्जी बने रहना होगा, क्योंकि अगर आप एनर्जेटिक रहेंगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सामने दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डल हुए या डिम विटेड हुए तो हो सकता है कि आपके सामने से मौका आके चला जाए और आप उसको भांप ही ना पाए। ओके, सो ये थे आपके 10 इडियम्स और आई होप यू आर स्टिल एंजॉइंग अ लॉट। और कुछ भी आपको अगर फीडबैक देना हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे मैं आपकी और ज़्यादा मदद कर सकूं, आपके सामने और मैं नई नई चीज़ें पेश कर सकूं। एंड विदाउट अ कम्युनिकेशन देयर इज़ नो ग्रोथ, देयर इज़ नो सक्सेस। आई एम श्योर आपको सेशन पसंद आया होगा। अगले सेशन में मिलते हैं। बाय।